the next thing that is known as consolidation of soil. That is known as consolidation of soil. अब कंसोलिडेशन का मतलब है एक्सपेल्शन ऑफ पोर वाटर. एक्सपेल्शन ऑफ पोर वाटर. कंसोलिडेशन मीन्स एक्सपेल्शन ऑफ पोर वाटर. इट इज नॉट अ इमीडिएट प्रोसेस, इट इज अ वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. को टॉपिक को ध्यान समझना. इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ग्रेजुअल प्रोसेस. जैसे कि अपना कॉम्पैक्शन था, इन कॉम्पैक्शन वी सपोज टू रिमूव द पोर एयर फ्रॉम द सॉइल. तो वो इमीडिएट प्रोसेस था. जैसे ही आपने कॉम्पैक्शन है, इफ यू पुट द हैमर द एयर विल बी रिमूव्ड. But if you put the hammer, the water will not be removed easily, because to remove the water or to bring out the water outside, what you require, permeability is required. In fact, lot of parameters or lot of properties of soil is required to impart the consolidation. In compaction कुछ नहीं चाहिए. compaction में कोई कुछ भी तरह का प्रॉपर्टी नहीं चाहिए. बस इतना सा चाहिए कि सॉइल या तो ड्राई हो या पार्शियल, मतलब एयर हो तो निकलेगी बस. यहाँ तो बहुत ज्यादा चीज चाहिए. अगर वॉइड रेशियो नहीं है तो परमेबिलिटी नहीं होगी, तो निकलेगा कैसे? So this is not a property which can be directly solved or which can be easily solved. ठीक है. It is a time taking process. बहुत ही लंबा time taking process है. तो ग्रेजुअल प्रोसेस है. इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. टाइम टेकिंग. मोर it depends on soil properties like void ratio, permeability, volume compressibility, void ratio, permeability, volume compressibility, effective stress, एक्सेट्रा. इन सभी बातों पे डिपेंड करता है. पूरे चैप्टर में देखेंगे कैसे डिपेंड करता है. पूरे चैप्टर में देखेंगे कैसे डिपेंड करता है. फिर देखो प्रवीण कुमार, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. अरे भाई सॉइल खत्म नहीं हुआ है. अब आपके अगर थ्योरी बुक में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच में डाले तो मैं क्या करूं? ये तो हमेशा ही एडिटिव पढ़ाया जाता है. एक इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि चैप्टर का नाम कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन नहीं है. द चैप्टर नेम इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल. नाउ कंप्रेसिबिलिटी मींस कंप्रेशन होने की क्षमता. नाउ इफ यू डू द कंप्रेशन, द फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पैक्शन विल अकर, आफ्टर द कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन विल अकर. इसका मतलब कंसोलिडेशन होने के लिए सॉइल हैज टू बी सैचुरेटेड. कंसोलिडेशन होने के लिए सॉइल हैज टू बी सैचुरेटेड. सॉइल हैज टू बी सैचुरेटेड. क्यों सैचुरेट होनी चाहिए? क्योंकि कंसोलिडेशन शुरू ही वहां से होगा. कहने का मतलब यह है अगर मैं बिगिनिंग से बनाऊं, लेट अस इफ आई ड्रॉ इट बाय बिगिनिंग, ये सॉलिड है, ये एयर है और ये वाटर है. ये वाटर है और ये सॉलिड है और ये मान लीजिए एयर है. तो सबसे पहले जैसे आपने इसके ऊपर कंप्रेशन अप्लाई किया, वंस यू अप्लाइड द कंप्रेशन ओवर हियर, द रिजल्ट इज कॉम्पैक्शन. तो after compaction what will happen? The same thing will be decrease. वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या कर गया? डिक्रीज कर गया, क्योंकि एयर क्या कर गई? रिमूव कर गई. नाउ स्टिल द लोड इज अप्लाइड. अब अगर इसके ऊपर फिर से कंप्रेशन अप्लाई होगा, लोड या कह दो कि कंप्रेशन अप्लाई होगा, नाउ व्हाट विल हैपन? द पोर वाटर विल कम आउट. इसका मतलब पोर वाटर विल स्टार्ट कम आउट, and that process is only known as what? Consolidation. इसका मतलब कंसोलिडेशन शुरू ही कब हुआ? जब आपका S इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया. जब S इक्वल टू 1 हो गया, ये बताओ ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन भी S क्या रहेगा? 1 ही रहेगा. क्योंकि मान लो आगे प्रोसीड किया आप, मैं से मान लो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इसको भी. ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से. S इक्वल टू 1 पे शुरू हुआ. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन? इट विल मोर गेट कंप्रेस. पानी निकल गया. तो अब जो वॉइड बचे हैं उनमें अभी भी कौन बचा है? पानी तो बचा है. नाउ लेट अस से इफ आई प्रोसीड दिस कॉम्पैक्शन, if I proceed with this load, अगर मैं इसी लोड के साथ आगे प्रोसीड करूं तो अगेन वॉइड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसिबल हो रहा है तो वॉइड डिक्रीज हो गया. अब जो वॉइड बचे हैं उसमें भी कौन है? पानी ही है. Whatever the volume of void is left is equal to water only.
आगे ले लो, और आगे कर लो इस काम को, और आगे कर लो, और इसको कंप्रेस कर दो, लेट अस से मोर कंप्रेस, लेट अस से इट विल बिकम मोर कंप्रेस, लेट अस से इट इज बिकमिंग व्हाट मोर कंप्रेस, ये और कंप्रेस हो गया। स्टिल जो भी वॉइड बचा है, लेट अस से नाउ व्हाटएवर द वॉइड इज लेफ्ट, स्टिल व्हाटएवर द वॉइड इज लेफ्ट स्टिल फिल्ड विद व्हाट वाटर ओनली। भाई जो बचा कुछ पानी वो भी तो उसी में रहेगा। इसका मतलब ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन ऑलवेज एस रिमेन इक्वल टू व्हाट 1, ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन ऑलवेज एस रिमेन इक्वल टू 1। ऐसे कर करके जब सारा पानी निकल जाएगा, व्हेन द एंटायर वाटर विल गो आउटसाइड, then only solid will left, and still if the load is continuous, then the plastic readjustment of solid will occur, that is known as secondary consolidation। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है प्राइमरी कंसोलिडेशन का, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। सो व्हाट, अब आपको मैं पूछता हूं कि कंसोलिडेशन में भी व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी कंसोलिडेशन? सो प्राइमरी कंसोलिडेशन मींस एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। ड्यूरिंग द प्राइमरी कंसोलिडेशन सॉइल ऑलवेज रिमेन व्हाट फुल्ली सैचुरेटेड, हमेशा ही फुल्ली सैचुरेटेड रहती है। आफ्टर दिस इफ लोड इज कंटिन्यूअस, अब भी अगर लोड कंटिन्यूअस हुआ, लोड इज कंटिन्यूअस, देन सॉइल सॉलिड विल स्टार्ट doing plastic readjustment, doing plastic readjustment, और इसी को हम बोलते हैं क्या? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इसी को हम बोलते हैं क्या? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। दिस इज ओनली नोन एज व्हाट? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन इफ द लोड इज कंटिन्यूअस, देन सॉइल सॉलिड, अब कोई बचा ही नहीं, पानी नहीं है, हवा भी नहीं है, अब सॉइल सॉलिड बस आपस में एडजस्ट होते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोड आता रहेगा द सॉइल में भाई थोड़ा उधर खिसक जाए रे, लोड आ रहा है, या थोड़ा उधर ले आया, फिर दूसरा वाला थोड़ा तुम भी उधर जाए, ऐसे करके वो अपना रीएडजस्टमेंट करते रहेंगे, क्योंकि अब तो कुछ बाहर निकलने को रहा ही नहीं है, तो बस सॉइल का रीएडजस्टमेंट हो रहेगा, सॉलिड का रीएडजस्टमेंट होता रहेगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंसोलिडेशन। That is known as what? Secondary consolidation। सेकेंडरी कंसोलिडेशन तक पहुंचना बहुत ही किस्मत वालों की बात है। ये क्लेम ही हो सकता है बस, क्योंकि अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल हुई तभी तो यहां तक पहुंचेगा। अगर किसी में कंप्रेशन होने की क्षमता ही नहीं है तो यहां तक पहुंचेगा नहीं, तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया। इनफैक्ट विद इन द प्राइमरी कंसोलिडेशन इटसेल्फ यू विल टेक सेवरल इयर्स। ये प्राइमरी कंसोलिडेशन क्ले में होते होते 20 साल लग जाते हैं। Why 20 years? Because क्ले की परमिलिटी क्या है? बहुत ही लेस है, वेरी लेस परमिलिटी। तो यहां तक तो ओनली कोई क्ले जैसी सॉइल हुई या बहुत ही प्लास्टिक सॉइल हुई जो बहुत कंप्रेसिबल है, whichever is more compressible will take the chance to get this, otherwise nobody can reach over here। इस सैंड के तो बस की बात ही नहीं है यहां पहुंचना। प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट का मीनिंग है कि अब जो रीएडजस्टमेंट हो रहा है वो प्लास्टिक हो गया है, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इलास्टिक रीएडजस्टमेंट क्या होता है? जैसे आप लोड हटाओ वापस से अपनी जगह पे आ गया। नाउ व्हाटएवर द शिफ्टिंग विल अकरिंग, वो हमेशा के लिए रह जाएगी। लेट अस से द पार्टिकल्स वाज लाइक दिस, थोड़े से रैंडम पार्टिकल्स हैं, कुछ रैंडम पार्टिकल्स हैं, अब इस तरह से कुछ भी रैंडमनेस है, कुछ भी रैंडमनेस है, कुछ भी रैंडमनेस है, ठीक है। अब जैसे ही आप पार्टिकल को अरेंज कर, नाउ लेट अस से लोड इज अकरिंग, तो अब जो भी नया अरेंजमेंट आएगा वो हमेशा के लिए रह जाएगा। कुछ भी नया अरेंजमेंट आएगा, व्हाटएवर द न्यू अरेंजमेंट दैट विल रिमेन फॉर 100%। वो प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड कहलाता है, ठीक है। अब बताओ मुझे, ड्यूरिंग दिस प्राइमरी कंसोलिडेशन व्हाट इज हैपनिंग? ड्यूरिंग दिस प्राइमरी कंसोलिडेशन दिस वाज द वॉइड रेशियो, दिस इज द वॉइड रेशियो एंड दिस इज द वॉइड रेशियो E3। इसका मतलब वॉइड रेशियो इज कंटिन्यूअसली व्हाट? रिड्यूसिंग। अगर वॉइड रेशियो रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है। इसी को हम बोलते हैं क्या? सेटलमेंट। दैट इज ओनली नोन एज व्हाट? सेटलमेंट। क्योंकि अब देख लो टोटल हाइट ये थी पहले, यही मान लो सॉइल का स्केलेटन है, टोटल हाइट ये थी पहले, तो इसकी वजह से सेटलमेंट आया। नाउ आफ्टर दिस कंटिन्यूअसली सेटलमेंट इज अकरिंग, यू कैन सी हाउ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज रिड्यूसिंग, दैट इज व्हाट? सेटलमेंट। तो ये बताओ, जैसे जैसे वॉइड्स निकलता गया, जैसे जैसे पानी निकलता गया, जैसे जैसे वाटर विल एक्सपेल्ड आउट, वेयर आई कैन कंटिन्यू दिस, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। आज ही तो नदीम अब्बास क्लास में है और आज ही मैंने फ्लो चार्ट बना दिया, शिट, सर दुखेगा उनका। हाँ जी, तो देखो जैसे जैसे पोर वाटर विल कम आउट, जैसे जैसे पानी निकलता रहेगा, व्हाट अबाउट द पोर वाटर प्रेशर? पोर वाटर प्रेशर क्या होती रहेगी? रिड्यूस होती रहेगी। जब पानी निकल ही रहा है तो पोर वाटर प्रेशर ही नहीं बचेगा, और अगर पोर वाटर प्रेशर रिड्यूस होती गई इसका मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर गया इसका मतलब शियर स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो कुल मिलाकर कंसोलिडेशन इज बेनिफिशियल फॉर अस।
आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जब void बाहर चले जा रहे हैं, मतलब void रहेगा नहीं, इसका मतलब solids are coming more closer to each other. If the solids are coming more closer to each other, it means the effective stress is increasing, because we know total stress is equal to effective stress is equal to total stress minus pore water pressure. Total तो उतना का उतना है, पानी नीचे जा रहा है, पानी डाउन हो रहा है, तब pore water pressure बचेगा ही नहीं, जब निकल जाएगा पानी तो प्रेशर कौन डालेगा, तो ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया, फाइनल कंक्लूजन ये आ गया कि प्राइमरी कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस इन विच वॉइड रेशियो इज रिड्यूसिंग, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच पोर वाटर इज एक्सपेल्डिंग आउट। It will be over when the entire pore water pressure will be entire pore water will be expelled out. After this, if the load is continuous, then solid will start readjustment, and this will happen if the soil is very high compressible. ये भी लिख देता हूँ, this will occur in high compressible soil. This will occur in high compressible soil. बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है, ड्यूरिंग द प्राइमरी कंसोलिडेशन सैचुरेशन रिमेन्स ऑलवेज 1। कंफ्यूजन इसलिए होती है कि आपको लगेगा सर पानी तो निकल रहा है तो सैचुरेशन तो कम होनी चाहिए। अरे तो भाई जो वॉइड पीछे बचा उसमें भी तो पानी है, जो बच रहा है वो पानी के साथ ही तो बच रहा है। उसके पास एयर होती तो बोलते कि भाई हाँ भाई सैचुरेशन कम हो रहा है, एयर है ही नहीं, पानी है। ठीक है, दिस विल अकर इन हाई कंप्रेसिबल सॉइल। एक और बात लिख सकते हैं, वॉट एवर द टाइम यू आर टेकिंग फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन, लेट अस से 20 years, दैट इज नोन एज हाइड्रोडायनेमिक लैग, एंड वॉट एवर द टाइम यू आर टेकिंग फॉर दिस, इट इज नोन एज प्लास्टिक लैग। जितना टाइम आपको ये प्राइमरी कंसोलिडेशन फिनिश करने में लग रहा है, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन, यहां से एरो नहीं बना सकते, प्राइमरी कंसोलिडेशन में ऐसे लिख देता हूं, टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकन in primary consolidation is hydrodynamic lag, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक लैग, उस रेंज को बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक लैग। और टाइम टेकन इन सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज प्लास्टिक लैग। सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज प्लास्टिक लैग, उसी को हम प्लास्टिक लैग बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि पास में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। सूरज यादव पहले पढ़ रखा है क्या सॉइल अच्छे से? काफी टेक्निकल आंसर करते हो आप। मतलब मेरा जो अगला पॉइंट आने वाला होता है या समझाने का जो दूसरा तरीका आने वाला होता है वो आप पहले ही आंसर कर देते हो। अच्छा पढ़ रखा आपने। स्ट्रेस पढ़ा है, कंफर्म कर लेता हूँ कि पढ़ा सकता, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आपको यहाँ नहीं उन्होंने कवर कराया तो मैं
मोहित पाराशर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात को। हाँ भाई, सबने लिख दिया कि नहीं लिख दिया? बढ़े आगे? कैन आई प्रोसीड? एक कर्व बनाता हूं, देखो एक कर्व बनाता हूं, बताना कौन सा कर्व किसके लिए है। ये कर्व बनाया मैंने, यहां पे टाइम डाला और यहां पे सेटलमेंट डाला। और दूसरा कर्व मैंने ये बना दिया। कौन सा कर्व किसके लिए बता सकते हो? ये पर्पल वाला कर्व किसके लिए है और ऑरेंज वाला कर्व किसके लिए? कैन यू टेल मी? विच कर्व इज फॉर विच सॉइल? दो ऑप्शन आपके पास, सैंड एंड क्ले। यू आर हैविंग टू ऑप्शंस, सैंड एंड क्ले। कौन सा करो सैंड के लिए है, कौन सा करो क्ले के लिए? सारी बात समझ चुके हो? क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि सैंड का सेटलमेंट भी कम होगा। यू कैन सी हियर द सेटलमेंट ऑफ सैंड इज लेस देन द सेटलमेंट ऑफ क्ले। क्यों ऐसा है? बिकॉज क्ले इज वेरी प्लास्टिक, बिकॉज क्ले इज हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, हाई कंप्रेसिबल सॉइल। तो उसमें तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन भी आ जाएगा, उसमें तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन भी आ सकता है। और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्ले, the time required for clay is more than the time required for sand. क्यों? Because permeability of clay is less than the permeability of sand. एक ने भी आंसर नहीं किया। ठीक, हम लोग का लेक्चर में पुराने स्टूडेंट भी आ गए सर, वो सब फालतू फालतू बात करते हैं, प्लीज डोंट रिमाइंड। ठीक है, नहीं मैंने कोई उस किसी तरह से किसी की बुराई नहीं की, मैं तो ऐसा पूछ रहा हूं कि अगर आप अच्छा आंसर करते हैं इसका मतलब क्या है कि बेटर समझ रहे हैं आप, आपके बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पर्पल फॉर क्ले, ठीक है। अब एक साथ अरेंज हो गए सारे आंसर, ठीक है, सारे अरेंज हो गए एक साथ। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, वॉट एवर द कॉन्सेप्ट वी हैव सीन टिल नाउ, उस कॉन्सेप्ट से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो सेटलमेंट जो है, डिक्रीमेंट इन द हाइट विल बी मोर फॉर क्ले बिकॉज इट इज वेरी 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 कंप्रेसिबल सॉइल। तो लेस और मैक्सिमम हाइट इज मैक्सिमम सेटलमेंट भी आएगा और टाइम उस सेटलमेंट को पाने में भी क्या लगेगा, ज्यादा रहेगा। यू विल टेक मोर टाइम टू गेट सेटल। सारे सभी के आंसर एक साथ कलेक्ट हुए। दूर से का आंसर, वाह वाह, दूर से का आंसर, वाह वाह। अच्छा ठीक है, पूरी लाइन अब पढ़ी मैंने सर। हमारा आंसर नहीं, दूसरे का आंसर, वाह वाह, ठीक है, अच्छी बात है। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब नोट पढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त नोट पढ़ने जा रहे हैं, ये दुनिया हिला के रख देगा आपकी। दैट इज ओवर consolidated and under consolidated soil। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक का नाम है ओवर और एक का नाम है अंडर, या बेटर टू राइट अंडर से भी अच्छा लिखता हूं मैं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, क्योंकि एनसीसी नाम सुनते हैं हम जनरली। अंडर को मैं डिफाइन कर दूंगा, I will define the under later on। ठीक है, चलो
ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब क्या हुआ कि ऐसी सॉइल जो जरूरत से ज्यादा कंसोलिडेट हो गई है, ओवर कंसोलिडेटेड है। और नॉर्मली कंसोलिडेट जैसा होना चाहिए वैसा है, या अंडर कंसोलिडेटेड मींस अभी तक पूरी कंसोलिडेशन हुई नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये डिपेंड करता है कि आपका पुराना स्थिति कैसा है, व्हाट इज योर पास्ट हिस्ट्री से। लेट अस से in past history a soil is faced the effective stress of 100 kilonewton per meter square, वो ऑलरेडी एक 100 kilonewton per meter square सहन कर चुकी है, वो सॉइल उतना दर्द वो पहले ही झेल चुकी है। and if now you are putting less than that, that is over consolidated। अब अगर आज आप उस पे उससे कम लोड डाल रहे हो तो वो ओवर कंसोलिडेटेड। और यही अगर कोई पहले एक 100 किलोन्यूटन पे जा चुकी है और आज आपने उसके ऊपर भी डाल दिया और स्टिल वो कंसोलिडेट हो रही है, मतलब वो पूरी कंसोलिडेट थी ही नहीं। Let us say if you have kept 100 kilonewton in the earlier, or I can say in the past history, today if you kept 120 and if it is still taking the 120, it means it is not satisfied, इसको और कंसोलिडेशन चाहिए, लेके आओ। और नॉर्मली कंसोलिडेट कौन सी होगी, आपका पास हिस्ट्री भी 120 कर, अभी भी आप 120 पुट कर रहे हो और स्टिल वो सेटलमेंट किए जा रही है, इसका मतलब ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड है। मैंने पास में 100 डाला, सुना ध्यान से, मैंने पास में 100 डाला, अभी मैंने 100 डालने की कोशिश की, नहीं ले पा रही है, इट इज टेकिंग लेस देन दैट, इट मींस वो पहले सेटिस्फाई हो चुकी है। वॉट एवर द वॉइड रिक्वायरमेंट कैन बी अकर, या पहले जितना इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होना था हो गया, अब नहीं हो सकता, ओवर कंसोलिडेशन है। तो ओवर कंसोलिडेशन में रेट ऑफ सेटलमेंट भी क्या आएगी, कम आएगी, बहुत डेंस एंड हो गई, वो ऑलरेडी डेंस है। और अगर मैंने 100 डाल रखा था पहले और अभी ये 120 झेल पा रही है, इसका मतलब इसको कोई पहले भी सेटिस्फाइड नहीं थी और चाहिए इसको। आप इसको ऐसा समझ लो, आप इसको ऐसा समझ लो, लेट अस से आप घर से 4 चपाती खा के आए हो, घर से आप 4 चपाती खा के और फिर आप मेरे से मिलना है, हम कहीं मिले और मैंने मान लो पिज्जा ऑर्डर कर दिया, पिज्जा ऑर्डर कर दिया, आप मुझे क्या बोलोगे, सर नहीं चाहिए यार, मैं पहले से खा के आया हूं, अगर मैं ये खा लूंगा तो ओवर हो जाएगा, यही बोलते हैं हम, यही बोलते हैं हम। या मान लो आप 4 चपाती खा के आए और हम भी एक रेस्टोरेंट में चले, वहां पे मैंने 4 ही चपाती आपके लिए मंगवाई और आपने उसमें सिर्फ एक खाई, क्यों खाई, क्योंकि आप पहले से पेट भर के आए, जितना पेट को सेटिस्फेक्शन चाहिए ऑलरेडी यू हैव डन विद दिस, नाउ यू आर टेकिंग लेस देन वॉट एवर यू हैव टेकन इन योर फास्ट, बिकॉज योर वॉइड्स, योर स्टोमक इज ऑलरेडी फुल, अब वो नहीं झेल सकता और, क्योंकि ऑलरेडी ओवर हो चुका है वो, ये ओवर कंसोलिडेशन की स्थिति है। आपने आप 4 खा के 4 और खा गए मेरे सामने, तो आप क्या बोलो, मैं क्या बोलूंगा, आप नॉर्मली 4 ही रोटी खाते हो क्या, दैट इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। आप घर से 4 खा के आए और मेरे सामने 6 और खा गए, इसका मतलब आपका पेट को और डिमांड है, योर स्टमक इज डिमांडिंग मोर, यू हैव नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रीवियस फूड, आप 4 से सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको और चाहिए, इसका मतलब आप भूखे थे, अंडर कंसोलिडेटेड थे, अंडर हंगर थे, तभी तो और खा गए, 4 वहां से खा के आए, 6 मेरे साथ खा गए। If the present stress is more than the past stress under consolidation, if the soil is able to take present stress more than the past stress, it means the soil was not properly consolidated, इसको अभी भी कंसोलिडेट होना बाकी है अंडर कंसोलिडेशन में। If it is taking equal, कोई बात नहीं, उतना तो नॉर्मल है, चलता है, मैं जब भी खाता हूं 4 रोटी खाता हूं, बट इफ आई एम टेकिंग ओनली 1 चपाती बिकॉज आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड, अब अगर आपने और किया इसको तो फिर तो भैया बात नहीं बैठेगी। बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट, ऑल द 3 थिंग्स आर क्लियर और नॉट। तो एक रेशियो होता है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, दैट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा डैश सी सिग्मा डैश, इसका मतलब है प्री कंसोलिडेशन, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, that is known as maximum stress in past history, divided by present stress,
प्रेजेंट स्ट्रेस। तो अगर OCR की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आपका प्रेजेंट स्ट्रेस कम है किससे, सिग्मा डैश से। इसका मतलब सॉइल क्या है, ओवर कंसोलिडेटेड है। अगर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब प्रेजेंट और प्री कंसोलिडेशन सेम ही है, इसका मतलब नॉर्मली कंसोलिडेटेड है। और अगर आप अभी भी खाए जा रहे हो, अगर आप अभी भी खाए जा रहे हो पहले खाने के बाद भी, इसका मतलब आप भूखे ही थे। इट मीन्स यू आर अंडर कंसोलिडेटेड। अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। इज दैट क्लियर? तो जो जितनी ज्यादा ओवर कंसोलिडेट होगी उसकी डेंसनेस उतनी ज्यादा होगी। वो ऑलरेडी डेंस हो चुकी है, ये अंडर कंसोलिडेटेड है, मतलब अभी भी कंसोलिडेशन हो जा रहा है, हो जा रहा है, मतलब ये वॉइड्स पास में आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, मतलब लूज है ये, तभी तो वॉइड्स और पास में आएंगे। तो एक चीज बना के दिखाते हैं आपको। ये NC सॉइल है और ये OC सॉइल है। अगर ये सिग्मा C है तो इफ इट इज सिग्मा C, this is change in void ratio. Here it is sigma, because here the sigma value, whatever the present stress is less than the previous stress, here the present stress is more than the previous stress. इन दोनों में से किस में रेट ऑफ चेंज इन void ratio ज्यादा होगा? डेफिनेटली इसमें ज्यादा होगा। इन दोनों में कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन void ratio विल बी मोर, इसीलिए कॉनकेव कर्व बनता है। और यहां पे रेट ऑफ चेंज इन वॉइड रेशियो ऑलरेडी डेंस है, और क्या करोगे, चेंज इन वॉइड रेशियो इज वेरी लेस, इसीलिए कॉन्वेक्स कर्व बनता है, हेंस कॉन्वेक्स कर्व बनता है। इनफैक्ट इसके लिए तो आप क्या कर रहे हो, रिकम्प्रेशन कर रहे हो, ये ऑलरेडी कंप्रेस हो चुकी है। अब अगर आपने और ज्यादा लोड दिया तो ये तो रिकम्प्रेस हो रही है, इसके साथ तो दोबारा हो रहा है जो होना चाहिए था। जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए बनता है वो वर्जिन कॉम्पैक्शन कर्व कहलाता है, क्योंकि उसके साथ पहली बार हो रहा है। और ओवर कंसोलिडेशन वाला तो रिकम्प्रेशन कर्व भी कहलाता है, क्योंकि उसके साथ और ऑलरेडी पहले ही कंसोलिडेशन हो चुकी है, उसके साथ दोबारा हो रहा है। सुभाश्री, शेख आदिल, मनोहर राम, राजन, निखिल, शिवम, काजल, श्रीनाथ, दिव्या, वजानंद, मोहित, अभिषेक, रवि, प्रवीण, निरुपम, नूर सबा, सिमरन, संकेत, सूरज, नदीम अब्बास, संदीप, व्योम मिश्रा, राजन कुमार, ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर और नॉट?
ओके, सो लेट अस प्रोसीड. अब प्रोसीड करते हैं. Consolidated soil की बात करो. If I talk about the normally consolidated soil, so if I talk about the normally consolidated clay कह दो, soil कह दो. So the whatever curve which I am receiving here, this is let us say E1, this is let us say E2, because the rate of change in the void ratio is very high. Even if you put sigma 1 and sigma 1 dash, तो आप देख रहे हो कि जैसे ही हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे void ratio reduce हो जाएगा, void ratio reduce हो जाएगा. The curve will become like this. कर्व बनेगा कॉनकेव शेप का. तो कर्व इज कॉनकेव. द कर्व बिकेम व्हाट? कॉनकेव शेप. तो ये कॉनकेव शेप का कर्व बन गया. दिस इज द कॉनकेव शेप कर्व. सो एनसी सॉइल के लिए कर्व बनता है कॉनकेव शेप, वॉइड रेशियो और सिग्मा डैश का. ठीक है, इट इज नोन एज वर्जिन कॉम्पैक्शन कर्व. इसको वर्जिन कॉम्पैक्शन कर्व बोलते हैं. बिकॉज वॉट एवर इट फेस इन हिस्ट्री वॉज नॉट इनफ. वो था ही नहीं उतना जितना इसको फेस करना था. इसको तो और चाहिए था. तो पहली बार किसी ने मतलब ज्यादा लोड डाला तब इसको पता चला कि अरे मैं तो भूखा ही था, मुझे तो और खाना चाहिए. तो इसका मतलब ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या अंडर कंसोलिडेटेड है. तो इसमें अब ड्रास्टिक चेंज आएंगे वॉइड रेशियो में. ठीक है, ड्रास्टिक चेंज आएंगे वॉइड रेशियो में. तो इससे अगर आप निकालते हो, दोनों का रेशियो निकालते हो, तो दिस इज E1 माइनस E2 डिवाइड बाय सिग्मा 2 डैश माइनस सिग्मा 1 डैश. स्लोप निकालते हो मतलब इस कर्व का. तो स्लोप ऑफ अबव कर्व, slope of above curve is known as coefficient of compressibility. उसी को हम बोलते हैं क्या? coefficient of compressibility AV, that is delta sigma डेल्टा ई डिवाइड बाय डेल्टा सिग्मा. जो डिफरेंस आ रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस में और जो डिफरेंस आ रहा है वॉइड रेशियो में डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस है. और Is there any other class for today? Estimation की क्लास है ना? I think estimation की क्लास होगी. बाकी सब लोग एक बार कंफर्म कर देंगे if there is any class for estimation. So AV is this. अब हमने AV निकाल तो दिया, ये डिक्रीजिंग में है या इंक्रीजिंग में. AV निकाल तो दिया हमने, AV निकाल तो दिया, but we forgot one thing. This is a curve. How you can find y by x as a slope? इसीलिए इस चीज को सुधारने के लिए to make it correct, the same curve we will make in case of log scale. इसी को हम लॉग स्केल में बना देंगे. इसी को हम क्या कर देंगे? लॉग स्केल में बना देंगे. और जैसे आपने इसको लॉग स्केल में बनाया, ये कर्व स्ट्रेट हो जाएगी. ये कर्व क्या हो जाएगी? स्ट्रेट हो जाएगी. दिस कर्व विल बिकम स्ट्रेट. अब जो स्लोप आएगा, नाउ द स्लोप इज नोन एज स्लोप ऑफ अबव कर्व. अब जो स्लोप ऑफ अबव कर्व आएगी उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स. स्लोप ऑफ द अबव कर्व इज नोन एज कंप्रेशन इंडेक्स. It is known as compression index. CC. The CC is coming out as minus of ऐसा लिख सकते हैं E1 minus E2 divided by log sigma 2 dash minus log sigma 1 dash. इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा E जो माइनस में है डिवाइडेड बाई log sigma 2 dash sigma 1 dash. ये CC की वैल्यू आ गई. This is what our CC. अब यही सॉइल का कर्व अगर मैं इफ आई ड्रॉ द सेम कर्व फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, तो इतना वॉल्यूम, इतना ड्रास्टिक चेंज इन वॉइड रेशियो नहीं आएगा जितना मैंने दिखाया. तो सेम कर्व इफ आई ड्रॉ फॉर ओसी सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, इफ आई ड्रॉ द सेम कर्व फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, दिस इज व्हाट OC सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल.
अब तो एक कॉन्केव शेप नहीं है, अब तो स्ट्रेट हो गया। ओसी सॉइल सेम कर अगर मैं ओसी सॉइल के लिए बनाऊं तो यही जो चेंज इन वॉइड रेशियो है बहुत ही कम आएगा, इट्स विल बी वेरी वेरी लेस, बिकॉज वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुकी है, उसको जो चाहिए था ऑलरेडी मिल चुका है, उसको जो चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो यही कर्व ऐसा हो जाएगा, इट विल बी वेरी वेरी लेस चेंज इन वॉइड रेशियो। तो E2 की वैल्यू यहां आ गई, E2 वैल्यू इज हियर and this is for your log sigma 2. तो बात वही है, what the thing is completely same, only this is for OC soil, that's why it is known as recompression curve, recompression curve। इसके साथ तो दोबारा हुआ है, ये तो पहले ही पेट भर के आया, ये तो दोबारा खाना खा रहा है। वो एक तरह से पहली बार खाना खा रहा था क्योंकि जो घर से खा के आया उसके लिए इनफ नहीं था, घर से सिर्फ नाश्ता कर रहा था, अब मैं ढंग से बैठ के खाना खा रहा हूं तो अब वो ज्यादा खाना खा रहा है, इसलिए वो पहली बार खा रहा है तो वर्जिन, ये बार बार खा रहा है तो ये रिकम्प्रेशन आ गया। तो इसके स्लोप ऑफ अबव कर्व इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, रिकम्प्रेशन CR। कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेम वही डेल्टा E डिवाइड बाई लॉग सिग्मा 2 डैश सिग्मा 1 डैश, बस CR की वैल्यू होती कम है किससे, CC से, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू का डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, चेंज इन वॉइड ज्यादा आ रहा है, वहां कम है। करीब करीब 1/5 to 1/10 ऑफ CC, और CC की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, वेरीज फ्रॉम 0.1 to 0.8, और ये उसका 1/5 या 1/10 टाइम होता है। लॉग क्यों यूज किया, लॉग इसलिए यूज किया ताकि कर्व लाइन को सीधा कर सके, क्योंकि आपने यहाँ पे कर्व से कैसे y/x निकाल दिया, इस कर्व की स्लोप निकालनी तो y/x थोड़ी ना होती है, इस कर्व की स्लोप तब y/x होगी जब स्ट्रेट लाइन होगा। तो लॉग हम तभी यूज करते हैं जब आपको कर्व को स्ट्रेट में कन्वर्ट करना होता है या किसी इनफाइनाइट वैल्यू को फाइनाइट रेंज में लाना होता है। एक बार कंफर्म कर देना, अभी आपकी क्लास है ना एस्टिमेट की? अब सीसी जो है, सीसी निकालने के कुछ और भी इंपेरिकल मेथड्स हैं। देयर आर सम इंपेरिकल मेथड्स टू कैलकुलेट द सीसी व्हिच डिपेंड्स ऑन लिक्विड लिमिट। सीसी कैन बी रिटन एज 0.009 WL-10 अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए, डेफिनेटली क्ले के लिए होगा, फॉर अनडिस्टर्ब्ड क्ले। यही सीसी की वैल्यू 0.007 WL-7 हो जाएगी फॉर रिमोल्डेड क्ले या कि डिस्टर्ब्ड क्ले, या इसी सीसी की वैल्यू का 1.15 E0-0.35 भी ले सकते हैं फॉर ऑल क्ले। तो कई बार सीसी का वैल्यू आपको WL से कैलकुलेट करवाएंगे, तो इंपेरिकल रिलेशन है। क्लास है, ठीक है। तो सर इज देयर एनी क्लास फॉर टुडे? यस, इट इज द क्लास इज देयर फॉर टुडे फॉर एस्टिमेशन। हाँ, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वॉइड, देखो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि वॉइड रेशियो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, क्यों? जैसे यहाँ मैंने माइनस लगाया, क्यों? क्योंकि ये तो इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है, वॉइड रेशियो डिक्रीज कर रही है। तो हर जगह माइनस सिर्फ डिक्रीमेंट शो कर रहा है, वैल्यू में माइनस नहीं लेना, वैल्यू तो एक ही जैसी होगी। So coefficient of compressibility we have seen, coefficient of एक नोट और मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, there is one more note, यहाँ पे लिख सकते हो, इसी के नीचे लिख सकते हो।
यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम compressibility. There is one more coefficient known as coefficient of volume compressibility, MV. MV can be written as AB divided by 1 plus E naught. 1 plus E naught का मतलब हर जगह पे ये है कि इनिशियल वॉइड रेशियो, जैसे मैंने यहाँ पे E1 लिखा हुआ है तो आप चाहो तो हर जगह E naught लिख सकते हो. Wherever I have written E naught means initial void ratio, जहां से भी आपने काम शुरू किया है, initial void ratio. In our figure, whatever the figure we have made, everywhere we have taken E1, but everywhere it is written as भाई टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है आपके इसके क्लास की, एस्टिमेशन की क्लास की, वो ये 3:30 से है कि कुछ और है टाइमिंग, प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा, किसी को दिक्कत ज्यादा हो रही है. अगर मैं ओसी सॉइल का सेम ऐसा वाला कर्व बनाता, इफ ओसी सॉइल कर्व अगर मैं बिल्कुल ऐसा बनाता तो कैसा आता, वो कॉन्वेक्स आता, जो मैंने आपको यहां बना के दिखा दिया. हियर आई हैव मेड दिस कॉन्वेक्स आता. चाहो तो मैं यहां पे बना सकता हूं. हियर आल्सो वी कैन मेक द सिमिलर काइंड ऑफ कर्व फॉर ओसी. ओसी के लिए सेम कर्व बना सकते हैं, बस वहां पे लॉग नहीं रहेंगे, क्योंकि लॉग आते ही वो चीज स्ट्रेट हो जाती है. लॉग आते ही क्या हो जाता है, वो स्ट्रेट हो जाता है. तो द सेम कर्व फॉर ओसी विल बी लाइक दिस. ये ओसी के लिए वही कर्व बन गया. Hey! 3:30 से है क्लास. ओके क्लियर फॉर एवरीबॉडी, यहां तक की बात क्लियर है. Everything is clear or not for everybody? Can I proceed now? Theory 4, Terzaghi's theory for consolidation. Terzaghi's theory for consolidation. Assumption लिख लो बस. Assumption you should write. Assumption. Assumption of Terzaghi theory, क्योंकि आपके एग्जाम में assumption पूछ सकते हैं.
आपके एग्जाम में दे कैन आस्क यू द assumption, राइट डाउन. फर्स्ट assumption लिखिए, फर्स्ट assumption लिखिए. फर्स्ट assumption लिखिए. It is valid for 1D consolidation. It is valid for 1D consolidation. नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल कंसिडर टू बी सॉरी ऐसा लिखो कि सॉइल कंसिडर टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक. soil considered to be homogeneous and isotropic. Soil considered to be homogeneous and isotropic. Soil considered to be fully saturated. Fully saturated. Soil solid considered to be soil solid and pore water. ऐसा लिख लो, soil solid and pore water considered to be incompressible. Considered to be incompressible. It is valid only up to it is only valid up to hydrodynamic lag. It is considered up to hydrodynamic lag. Next point, Darcy law is valid. Darcy law is valid. लॉ इज वैलिड. जैसे ही आपने एक वर्ड लिखा कि डार्सी लॉ इज वैलिड, इतने ही वर्ड में, इतने से शब्द में देयर आर 4 assumption. इतने ही बात में 4 assumption है. कौन कौन सा assumption है
कि सॉइल क्या है, सैचुरेटेड है। रेनॉल्ड्स नंबर सॉइल की क्या है, 3 से नीचे, सॉरी 1 से नीचे है। डायमीटर किससे लेस होना चाहिए, 3m से लेस होना चाहिए। ये सारे assumption, और फ्लो कैसा होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ फ्लो मस्ट बी, लैमिनार फ्लो मस्ट बी। इफ दीज 4 ऑल assumptions आर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड। सब तो पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी रिपीट करूंगा वापस ये सब। हाँ, तो अब एजम्पशन के बारे में समझते हैं कि इन्होंने बोला कि सेमी इनफाइनाइट मीडियम है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि वन डायमेंशन इज फिक्स्ड। आपने हाइट को फिक्स कर लिया, पीछे चाहे कितना भी एरिया ले लो, मुझे मतलब नहीं है। इट इज द इनफाइनाइट फ्रॉम देयर एंड ओनली हाइट आई हैव टेकन एज अ कंसिडरेशन। दैट्स व्हाई इट इज अ 1D कंसोलिडेशन, ओनली वन डायमेंशन कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। Only one dimension consolidation देख रहे हैं कि whatever is the difference in height that will be considered as settlement, that will be considered as volume of change in the voids, ठीक है। फिर solids को incompressible माना है और pore water को भी incompressible माना है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी कंप्रेशन हो रहा है वो voids में हो रहा है, ऐसा नहीं कि solid दब जाएगा। solid is not going to be pressed, solid is same of the diameter, only the void supposed to be decrease। और saturated क्या हो तो समझ में आ ही रहा है, consolidation पढ़ रहे हैं हम, saturation तो होनी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, for consolidation odometer test to be done, odometer test to be done and spring analogy can be taken, and spring analogy can be taken to study the consolidation, to study the consolidation। हाँ, शिवन की बात बिल्कुल सही है कि 1D कंसोलिडेशन में वाटर एक्सपल्शन, वाटर, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक क्या तो आपके लिए वो नई चीज ना रहे। तो लेट अस से ये स्प्रिंग है, फिर यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी, एक स्प्रिंग यहाँ लगा दी, एक स्प्रिंग यहाँ लगा दी, ठीक है। सिमिलर एक और लगा देते, एक सेट और लगा देते, ऐसा 1 सेट और वी विल पुट हियर। चलो ठीक है, ये स्प्रिंग्स यहाँ है, बीच में हर जगह पानी है, बीच में हर जगह पानी है, तो ये स्प्रिंग एनालॉजी है। एवरीवेयर द वाटर इज, एवरीवेयर द वाटर इज, ठीक है, सब जगह पानी है। मतलब कि आपको स्प्रिंग को सॉलिड मानना है, स्प्रिंग्स आर द सॉलिड ऑफ द सॉइल एंड वाटर इज द वाटर इन द वॉइड्स ऑफ सॉइल। अब आपने क्या किया, यहाँ पे यू हैव केप्ट पीजोमीटर ओवर हियर, सो डेफिनेटली जितना पानी होगा उसका हेड आपको दिखा देगा, उसका हेड आपको दिखा देगा। एक आपने पीजोमीटर यहाँ पे भी इंस्टॉल कर दिया, यू हैव केप्ट वन पीजोमीटर हियर आल्सो। अभी जब तक कोई फ्लो नहीं होगा, इफ देयर इज नो फ्लो देन व्हाट विल हैपन, द वाटर लेवल विल रिमेन सेम, जब तक कोई फ्लो नहीं होगा तब तक। अब जैसे ही आपने यहाँ पे लोड लगाया, वंस यू अप्लाई द लोड ओवर हियर, वंस यू अप्लाई द लोड ओवर हियर एंड लेट अस से द स्प्रिंग आर नॉट गेटिंग कंप्रेस, थोड़ा इमेजिन करना, अगर लोड लगाया और स्प्रिंग कंप्रेस ही नहीं हुई, इट मींस अभी तक सॉलिड पे लोड ही नहीं गया। स्प्रिंग मैं क्या बोलूंगा, स्प्रिंग्स आर सॉलिड और पानी तो पानी है। Let us say if I put a load and if spring are not getting compressed, it means solid पे load गया भी नहीं। Then who has taken the load? Water has taken the load। उसको बोलते हैं excess pore water pressure। Water unnecessary has taken the load। Remember that effective stress diagram जिसमें हमने बोला था ground level, at the top there is a water level। If you suddenly apply the load, if you suddenly apply the load, suddenly apply the load, what will happen? What will happen? What will happen? Entire water will take that load and effective stress becomes zero। Remember that।
जो पोर वाटर प्रेशर, ये था सिचुएशन, ये वाटर लेवल था, ये ग्राउंड लेवल था, मैंने कहा था कि यहां पे टोटल स्ट्रेस कितना है, आपने बोला 0, सॉरी 0 नहीं, Q, आपने बोला Q, बिकॉज मैं यहाँ पे सरचार्ज डाल रहा हूं। मैंने कहा पोर वाटर प्रेशर कितना है, आपने बोला 0, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने सडन डाला है, इफ इट इज सडन देन U विल आल्सो बिकम टू व्हाट, Q, क्योंकि पानी सारा लोड ले लेता है। अननेसेसरी जहां 0 होना चाहिए था वहां पे Q का पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो गया, और जैसे ही पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज करता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। तो इनिशियली लेट अस से इवन आफ्टर द पुटिंग द लोड, इफ द वाटर इज नॉट ड्रेनिंग आउट, अगर वाटर नहीं जा रहा है बाहर, इसका मतलब वहां पे अभी भी क्या है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा है। वंस द स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस अंडर दिस लोड, ग्रेजुअली इफ यू इंक्रीज द लोड एंड लेट अस से springs are getting compressed, it means now the solids are getting compressed and water will squeeze out, water will starting squeeze out, and once the water will starting squeeze out, you will find the loss in head। यहां पे सबसे पहले लॉस आ जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर धीरे धीरे और ज्यादा लॉस आता रहेगा हेड में। तो शुरुआत में इन द वेरी बिगिनिंग, इफ आई आस्क यू एट t equal to 0, at t equal to 0 क्या हो रहा है, whatever the load you have kept, that is taken by what, 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 that is taken by water, whatever the load you have applied। तो जो भी आपने Q अप्लाई किया वो कौन ले गया, म्यू ले गया। इसका मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ रही है, 0 आ रही है शुरुआत में, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। एट एनी टाइम t, एट t इक्वल टू t फाइनल, जब सारा ही पानी निकल जाएगा तब पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब लेट अस से एंटायर वाटर इज गॉन आउट आफ्टर लेट अस से 2 आवर्स 3 आवर्स, तो सारा पोर वाटर प्रेशर 0 हो गया। नाउ व्हाटएवर इज देयर इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। दिस इज हाउ द कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस। आपको लिखना कुछ नहीं इसमें, आई एम टेलिंग यू दिस इज हाउ द कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इस वक्त टोटल स्ट्रेस क्या रहेगी, Q रहेगी। इस वक्त इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इफेक्टिव स्ट्रेस विल गेट इंक्रीज। जो टोटल स्ट्रेस है वही, वो जो टोटल स्ट्रेस है वही इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगी। और इन बिटवीन किसी भी टाइम टी पे, इन बिटवीन किसी भी टाइम टी पे, एनी टाइम टी, you will find effective stress equal to total stress minus pore water pressure. You will find some value of the pore water pressure over there. कुछ वैल्यू आपको बीच में मिलती रहेगी which will be lesser than Q. Initially तो Q ही हो गया, now it will be Q plus something. जैसे हम थोड़ी समय बाद देखते हैं तो Q plus something it will be. तो ये pore water pressure आता रहेगा, थोड़ा निकलता रहेगा, थोड़ा आता रहेगा, थोड़ा निकलता रहेगा। Effective stress start increasing because pore water pressure start reducing. जैसे जैसे पानी निकलता रहेगा इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होती रहेगी, ये इंक्रीज करता रहेगा। बट एट इक्वल टू टी फाइनल टाइम, जब सारा ही पानी बाहर निकल गया तो म्यू क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो सारा का सारा जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है वही क्या बन गया, इफेक्टिव स्ट्रेस बन गया। व्हाटएवर इज द टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस। इसको हम बोलते हैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलपमेंट। ये स्प्रिंग एनालॉजी का एक हल्का फुल्का मैंने आपको आइडिया दिया है। दिस इज जस्ट एन आइडिया अबाउट स्प्रिंग एनालॉजी और आइडिया अबाउट हाउ द कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस। 1D का मतलब होता है एक डायमेंशन, नदीम अब्बास जी, 1D मतलब होता है एक डायमेंशन, 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन। जब एक ही डायमेंशन में आपको देखना है, मैं बोल रहा हूँ सामने देखो, तो आपको एक ही डायमेंशन में देखना है, आपको ना इधर देखना है ना उधर देखना है। तो मैंने बोल दिया एक ही डायमेंशन में आपका डिप्रेशन क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब तीनों में से कोई एक डायमेंशन, तीनों में से कोई एक डायमेंशन में कौन सी डायमेंशन बता रखी है, वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में ही आपको कंसीडर करना है, पीछे के कोई भी डायरेक्शन में कुछ भी कंसीडर नहीं करना है। तो 1D नहीं समझ में आया था आपको? एग्जाम में पूछ सकते हैं मिस्टर जागी इक्वेशन फॉर 1D कंसोलिडेशन। 1D कंसोलिडेशन क्या होती है? टर्जर इक्वेशन फॉर 1D कंसोलिडेशन, डेल यू डिवाइड बाय डेल टी इज इक्वल टू CV डेल यू स्क्वायर डिवाइड बाय डेल Z स्क्वायर। मतलब कि पोर वाटर प्रेशर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोर वाटर प्रेशर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ इज कंट्रोल्ड बाय CV। हमें सिर्फ यहाँ से CV को पढ़ना है, दैट इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। This coefficient of consolidation can be written as K divided by mv gamma w. What is K? K is permeability.
permeability coefficient meter per second. This is what this is volume compressibility coefficient of volume compressibility. इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन. दिस इज व्हाट यूनिट वेट ऑफ वाटर. यूनिट वेट ऑफ वाटर इसकी यूनिट क्या होती है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. अगर आप इन तीनों की यूनिट को भी मैच कर लें, अगर आप इन तीनों की यूनिट को भी मैच कर लें, ऊपर आया मीटर पर सेकेंड, नीचे आया मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. किलो न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 मीटर रह जाएगा जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा. इसका मतलब इसकी यूनिट क्या आ रही है? इसकी यूनिट आ रही है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं L2T-1. ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो गया कि सीवी का यूनिट बता दो. कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन. अब ये बताओ मुझे, नाउ टेल मी वन थिंग, सीवी आपको क्या बताता है? क्या समझ में आता है आपको? सीवी क्या दिखा रहा है आपको? मैं बोल रहा हूं कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन किसी भी सॉइल का ज्यादा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज मोर फॉर अ सॉइल, इट मींस टेल मी इट विल टेक लेस टाइम टू डू द कंसोलिडेशन और इट विल टेक मोर टाइम टू डू द कंसोलिडेशन. ये सीवी आपको क्या दिखा रहा है? What this CV is telling you. वेरी गुड. लेस टाइम टू कंसोलिडेशन, क्योंकि सीवी का यूनिट ही क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इसका मतलब अगर सीवी ज्यादा हुआ, इसका मतलब सीवी ज्यादा हुआ तो टाइम फॉर कंसोलिडेशन क्या लगेगा? कम लगेगा. इसका मतलब ये हुआ कि सीवी मुझे क्या दिखा रहा है? सीवी मुझे फाइनली क्या दिखा रहा है? सीवी इज टेलिंग यू अबाउट द रेट ऑफ कंसोलिडेशन. रेट ऑफ कंसोलिडेशन इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं. You can consider it logically also. CV अगर ज्यादा है, if CV is more, it means K is more, it means permeability is more. तो जल्दी कंसोलिडेट कर जाओगे आप. और भी समझ लो, if CV is more, it means MV is less. MV less मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी नहीं है तो जल्दी खत्म हो जाएगी. अगर कंप्रेसिबिलिटी नहीं है तो जल्दी कंसोलिडेशन हो जाएगा. अगर CV आपको रेट ऑफ कंसोलिडेशन बताता है, AV क्या बताता है? AV बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंसोलिडेशन. मैग्नीट्यूड ऑफ कंसोलिडेशन. क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? डेल्टा ई डिवाइड बाय डेल्टा सिग्मा दिखा रहा है. वो डेल्टा ई की वैल्यू दिखा रहा है कि इतना स्ट्रेस चेंज करने में कितना वॉइड रेशियो कम हुआ, और ये दिखा रहा है कि उतने वॉइड रेशियो कम करने में टाइम कितना लगा. हाउ मच टाइम यू हैव टेकन. कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है रे? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, that is C, that is U.
कितना परसेंट कंसोलिडेशन हो गया है, ये किस किस टर्म में बताया जा सकता है. हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कंसोलिडेशन इज डन, इट कैन बी टर्म्ड इन व्हाट कंडीशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, इट कैन बी टर्म्ड इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट. ये क्या है, ये है अल्टीमेट सेटलमेंट, ये है अल्टीमेट सेटलमेंट. दिस इज व्हाट अल्टीमेट सेटलमेंट. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द सेटलमेंट एट एनी टाइम टी. सेटलमेंट एट एनी टाइम टी. कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 3 मीटर की सॉइल की लेयर है, लेट अस से 3 मीटर सॉइल लेयर इज देयर एंड मैक्सिमम सेटलमेंट कैन अकर इज लेट अस से 30 सेंटीमीटर, उसमें मैक्सिमम सेटलमेंट 30 सेंटीमीटर आ सकता है, ये आपकी एनालिसिस बोलती है. तो अगर आज 5 ही सेंटीमीटर सेटलमेंट आया तो इसका मतलब कितना परसेंट कंसोलिडेशन हुआ है, या आज 15 सेंटीमीटर सेटलमेंट आया तो आप क्या बोलोगे, 50% ही कंसोलिडेशन हुई है, क्योंकि आई हैव टू रीच अप टू 30, यू हैव रीच्ड अप टू 15 टिल नाउ. सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग. सेम चीज मुझे वॉइड रेशियो के टर्म में भी बता सकते हैं. चेंज इन वॉइड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम चेंज इन वॉइड रेशियो. भाई 0.9 वॉइड रेशियो था, मान लो बिगिनिंग में 0.9 वॉइड रेशियो था. जब आप पूरा सेटल कर जाओगे, वंस यू, यहां पे बता देता हूं, यहां बता देता हूं, इसको यहां समझ में आ जाएगा, ये चीज यहां समझ में आ जाएगी. कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई, यहां पे. Here it will be very easy to understand. Initially let us say this void ratio, let us say this void ratio at this E1 was let us say 0.9. अभी यहाँ पे 0.9 void ratio है, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये मान लो लास्ट पॉइंट है. This is the last where you have primary consolidation is over. यहाँ आते आते void ratio 0.2 हो गई. It means maximum change कितना possible है? What is the maximum change possible? 0.7. Right now in between somewhere, let us say after 3 years 4 years you are checking and you are finding the void ratio 0.5. It means it is changed by only 0.4 with respect to maximum change of 0.7. With respect to maximum change of 0.7. ये 0.7 वैल्यू से चेंज हो सकता था, अभी तो ये 0.4 से हुआ है. इसका मतलब कितना परसेंट आया, समझ लो कितना आया. लेट अस से इसको थोड़ा समझने के लिए इसको 0.1 कर देता हूं, इसको समझने के लिए 0.1 कर देता हूं, इसको समझने के लिए 0.1 कर देता हूं कि इनिशियली वॉइड रेशियो वाज 90%, इट कैन बिकम 10% आफ्टर फुल ऑफ द कंसोलिडेशन. जब सब कुछ हो जाएगा तो ये 10% पे आ जाएगा. इसका मतलब मैक्सिमम चेंज पॉसिबल कितना है, 0.8 का. और राइट नाउ चेंज कितना आ रहा है, 3 साल बाद आपने देखा चेंज कितना आ रहा है, ओनली 0.4 का आ रहा है. तो 0.8 का चेंज आना चाहिए, 0.4 का ही आ रहा है. इसका मतलब 50% ही कंसोलिडेशन हुई है. इसका मतलब 50% ही कंसोलिडेशन हुई है. ठीक है, 50% ही कंसोलिडेशन हुई है. तो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर. इसका मतलब ये E नॉट क्या है, इनिशियल वॉइड रेशियो. E100 क्या है, E100 क्या है, मिनिमम, और आई कैन से वॉइड रेशियो एट कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन. ET क्या है, वॉइड रेशियो एट एनी टाइम टी. वॉइड रेशियो एट एनी टाइम टी. तो यही चीज आपने इसके टर्म में बता दी. सेम थिंग यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ पोर वाटर प्रेशर ऑल्सो. यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ पोर वाटर प्रेशर ऑल्सो. शुरुआत में पोर वाटर प्रेशर क्या रहेगा, बहुत एक्सेस रहेगा. धीरे धीरे वो पोर वाटर प्रेशर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो भाई शुरुआत में मान लीजिए 70 था और होना चाहिए था कितना, 0. इसका मतलब मैक्सिमम चेंज पॉसिबल कितना है, मैक्सिमम चेंज पॉसिबल है 70. राइट नाउ यू आर हैविंग 35. इसका मतलब चेंज कितना है, 35 का विद रिस्पेक्ट टू 70, मतलब 50% वॉइड रेशियो ही है. ये अभी हमने समझा है, यहाँ पे अभी किया है. ये चीज तो अभी लास्ट में की है, just in the last page. See here, this is what initially the pore water pressure was that much of the value. Slowly you can see the pore water pressure is decreasing and finally it is becoming 0. So maximum change possible is Q minus 0. Right now what is the change, Q minus whatever the value. तो वो जो change है वो आपको दिखा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि it can be written as mu I minus mu divided by mu I into 0, क्योंकि mu at 100 supposed to be what, 0. पूरा पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 100% कंसोलिडेशन पे. तो इनिशियल पोर वाटर प्रेशर है, ये इनिशियल पोर वाटर प्रेशर है. ये पोर वाटर प्रेशर एट एनी टाइम टी, और ये भी क्या है, इनिशियल पोर वाटर प्रेशर. दिस इज आल्सो इनिशियल पोर वाटर. इट मींस द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन can be introduced in terms of 3 statement, either in terms of settlement or in terms of void ratio or in terms of pore water pressure.